मुझे बस यही एक मतलब बहुत सवाल मन में खड़ा हो रहा है और इसी चीज को लेकर हो रहा है सुमित भाई कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, और एग्जिट पोल तो पता नहीं कुछ क्या ही दिखा रहे थे, तो फिर ये ऐसा क्यों, मतलब कि ये जो मतलब ये तो चले जाने चाहिए थे 140 150 तक, तो वैसे ही चले जाने चाहिए थे, तो क्यों नहीं जा पाए, ये खुद 88 तक क्यों सिमट के रह गए। जैसे हमारे सामने है बिहार का एग्जाम्पल, बिहार में खुद जो है इतने बड़े हो गए कि सबको जो है उनके पीछे दौड़ना पड़ा, खुद सबसे बड़ी पार्टी हो गए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहे। वो जो सिर्फ 70 में 82 थे, इतने साल फिर चुनाव करवाया भी नहीं, मैं बीच में तो 2-3 साल में खुद जो है वहां का संपादक रह के चला भी गया, फिर कोरोना भी आया हो गया, लेकिन तब चुनाव होने थे तब भी नहीं हुए, और अब इतने देरी के बाद चुनाव हुए, तब भी सब करने के बावजूद पैड यू नाम का नया, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है, चुनाव प्रक्रिया आपको जो है पहले वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट को, पार्टीज को आपको बताना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, और वेल इन एडवांस बताना होता है। आप कह रहे हैं कि ये तो अगले दिन इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब मतलब ये तो इससे तो ऊपर अब क्या गलत होगा। अब तो यही हो सकता है कि अगले दिन बता दिया जाए कि भैया बीजेपी जीत चुकी है, आप घर चले जाओ, कल चुनाव होने आपको मैं बता दूं कि आज सुबह 9 बजे हमें पता चला है कि मुंबई का वो पोलिंग परसेंटेज कितना। 10 बजे से वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई, 9 बजे इनकी ओर से रिलीज किया गया कि अच्छा 52% से ज्यादा वोटिंग मुंबई में हुई। आप सोचिए, और ये एग्जिट पोल वालों के पास 6 बजे उन्हें कैसा पता चल गया कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर आपके पास डेटा नाम की चीज होती है, आप टीवी में काम कर चुके हैं, मैं कर चुका हूं, डेटा होता है कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, उससे आपको समझ में आता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है। ये तमाम चीजों पर कोई बातचीत, मैंने कहा ना, काला कोट पहनना है, हाथ ऐसे ऐसे हिलाना है, ऊपर से आंकड़ा आता है, वो आंकड़ा आपके सामने पेश करना है। वही चीजें यहाँ पर की गई। बीजेपी, आप पूछ रहे थे कि मुंबई के लोग बीजेपी का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, उसका सीधा साधा जवाब है एरोगेंस की वजह से। ये एरोगेंस क्या है कि हम जो चाहेंगे हम कर लेंगे, आप जो करना है आप कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर मैं जैसे यहीं पर पढ़ा हूँ, मेरी मराठी बहुत अच्छी है, मैं मराठी में भी लाइव करता हूँ, न्यूज चैनल्स पर भी जाता हूँ। मेरी पढ़ाई जब स्कूल में हो रही थी, यहाँ से मैंने पढ़ाई की है, तो कक्षा 1 से हमें इंग्लिश और मराठी पढ़ाया जाता था। कक्षा 4 के बाद हिंदी भी हमें पढ़ाया जाने लगा। लेकिन इनकी ओर से कोशिश की गई कि जबरदस्ती कक्षा 1 से हिंदी को भी सख्ती लाया जाए और एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने की कोशिश की गई। अब क्या होता है कि हिंदी और मराठी के अगर आप डायलेक्ट्स देखें तो एक तरीके से हैं, दिखने में एक जैसा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अलग होती है। जैसे हिंदी में कमल कहा जाता है, मराठी में कमल, ळ जो शब्द है वो हिंदी में है ही और नहीं। वो जो हाँ कि गुजराती में भी है, अड़ा जी, गुजराती में भी होता है और जी, मराठी में भी होता है, तो अड़ा हाँ। होता है। हाँ, जैसे पुलिस अड़ा। आई होता है, यहाँ पर पुलिस आली आला होता है। तो लिंग में डिफरेंस हो जाता है, शब्दों के उच्चारण में डिफरेंस हो जाता है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके वजह से जो छोटे छोटे छात्र होते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। लेकिन आपने लोगों से बात नहीं करने के बजाय आपने सीधा इसे थोपने की कोशिश की। अब मुंबई में यहाँ पर जो एक जमीन था जो विल्सन ट्रस्ट के नाम पर था, चुनाव के 2 दिन पहले पता चलता है कि जैन को दे दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैन समाज के लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सालों से वो रहते आए हैं। लेकिन अचानक से क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी लोग आपकी तरफ आ जाएं, उसको आप अपना एक वोटर बेस समझकर आपने लोगों को जो है बांटने की कोशिश की। इसका असर यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई के पालक मंत्री कौन है, मंगल प्रभात लोधा है। मंगल प्रभात लोधा जो खुद एक बिल्डर हैं, जो हर जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्हें अपने बिल्डिंग से मतलब है कि झुग्गी में रहने वाले लोगों से मतलब है। वो तो चाहेंगे कि जितने झुग्गियां हटेंगे उतने वहां पर लोधा बिल्डर्स के लोग जो है घर बनाएंगे, आलिशान घर बनाकर उसे करोड़ों में बेचेंगे। तो ये जो एरोगेंस ऑफ पावर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आया। और मुंबई का एक और बात आपको याद रखने की जरूरत है कि मुंबई को महाराष्ट्र में जोड़ने के लिए 107 लोगों ने शहीद हुए थे मुंबई में। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आपको ही पता है, मोरारजी देसाई की ओर से उस समय मुद्दा उठाया गया था, उनकी ओर से गोली चलाई गई थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। और ये जो पूरा हादसा ये था, आपके इसको आपके एक वहां भी तरीके से हुआ था, खरोचने की कोशिश की गई। मुंबई में भी हुआ था और गुजरात में भी गोलियां चली गुजरात थी, में भी यहाँ भी हुआ था जाने थी। जी जी। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो ये जो तमाम चीजें थी, और इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये भाप रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर स्टेट बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हाथ जोड़कर कहा गया आप मत आइए, अगर आप आएंगे तो हमें नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ को कहा गया आप मत आइए, अगर आप आएंगे तो हमें नुकसान होगा।
नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई में नहीं आए, जबकि इनकी ओर से पहले यहाँ पर आकर प्रचार किया जा चुका है। आप सोचिए ये नौबत आ गई थी। ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल, जो शायद मुंबई का है, मैं केवल मराठी मानुस नहीं कहूंगा, कई सारे गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, जैन हैं, उत्तर भारतीय हैं, सभी लोग जो हैं मुंबई को बचाने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे। और इसलिए जो ये मुद्दा है ये बहुत बड़ा बन चुका था। और इसलिए अभी भी आप पाएंगे कि एक सिंपल मेजोरिटी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को तोड़कर, करोड़ों रुपए खर्च कर, गोदी मीडिया और इलेक्शन कमीशन की मदद से सिंपल मेजोरिटी पहुंच पाई है। ये उनके लिए जीत से बड़ी हार मैं कम से कम समझता हूं कि ये इस चुनाव में हुआ है। आखिरी सवाल है भाई, मैं बहुत 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 ही बढ़िया और अच्छी बातें बताई आपने, उस पूरी उसके तार को खोल कर रख दिया। अब एक आखिरी सवाल, अब जैसे आपने कहा कि बड़ी थीन है, बड़ी सिंपल सी मेजोरिटी है, और आपने वो एक समीकरण भी बताया कि शायद भाई अब ये तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या तो मराठी मानुस के मुद्दे पर हो सकता है शिंदे साहब भी जो है अब तक, भाई उन्होंने भी तो जिल्लत सहन की है ना, जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर उसके बाद उनको जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बना दिया गया और कहा कि फडणवीस साहब बनेंगे, आप जो है आप अब भजन कीर्तन कीजिए, थोड़ा बहुत आपको दे दिया जाएगा। तो वो अनुभव तो हो चुका है उनको, सही बात है ना, कि भाई किस तरह से विधानसभा में उनको जो है दरकिनार कर दिया गया चुनाव के बाद। तो इस सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए आपको हाउ डू यू सी ये चुनाव, समझिए यही परिणाम है, सिंपल थीन मेजोरिटी, सरकार वहां मुंबई में वहां नगर पालिका में बना भी ली उन्होंने बॉडी, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, संघर्ष है या फिर पैसों का खेल होगा और ज्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि इनकी इनकी आदत है, ये कमजोर रह नहीं सकते। गुजरात में जब सब इनको सिर्फ 99 सीटें आई थी सुहित भाई, तो बड़े बड़े मतलब कांप उठे थे वो कि 99 तो मतलब 92 में तो सरकार बनती है और सिर्फ 7 ज्यादा है तो क्या करेंगे। तो बड़े तौर पर जो है कांग्रेस की 77 सीट्स थी अपने, तो 2 साल के भीतर भीतर कांग्रेस को तोड़ फोड़ के तितर बितर कर दिया इन लोगों ने हर तरह से, और अपना बहुमत जो है वो 111 तक या 8 199 से 109 या 11 तक लेके चले गए ताकि सही फील करे। तो ये भी संभावना भी तो है वहां पे, मुंबई में ये भी तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं, जो कुछ ये करेंगे इनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। आने वाले जो 5 साल हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपने आप को एक्सपोज तो जरूर कर चुके हैं कि भाई हमने पूरी ताकत लगा दी, पूरे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इतनी ताकत होने के बावजूद भी हम हमारे दम पर नहीं आ पाए हैं। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जरूरत पड़े, जिसे 28 सीटें मिली हैं। बीजेपी को अब भी 88 पर अटके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सीटें बढ़ रही हैं। ये उनकी अनपॉपुलैरिटी है, ये बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कैसे कम होती जा रही है। ऐसे में अब बार्गेनिंग पावर एकनाथ शिंदे की बढ़ेगी। अब आप सोचिए कि बीजेपी कर क्या सकती है। शिवसेना को तोड़ के आपने शिंदे को अपने साथ में लाया, आप शिंदे को भी तोड़ोगे, एनसीपी को आप तोड़ चुके हो, अब क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी तोड़ोगे। आप अगर हर एक जो स्थानीय पार्टीज हैं उन्हें तोड़ोगे, उनके लोगों को लाओगे, तो आप धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हो।